नाज़रीन, मैं हूं अर्शद इसी आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आज का हॉट टॉपिक ये है कि हुकूमत और ताजरों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और ताजरों ने एहतजाज की धमकी दे दी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है साजिद अली। साजिद, उनसे करते हैं बातचीत और जानते हैं ऐसा क्यों कर हुआ और इसका हल क्या होगा। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और देखने वाले गल्फ पाकिस्तान के सभी नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, ताजरों और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इस बारे में बहुत सी मुतज़ाद राय मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ताजरों और हुकूमत के दरमियान पसे पुश्त जो है ना मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन बहुत सी ताजर तंजीमें हैं उन्होंने बरमला ऐलान कर दिया है कि हम जो आप लोगों ने ये एनर्जी इशू को बना के इशू आपने जो 8:30 बजे का एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसे हुकूमत को वापस लेना पड़ गया, तो उस इशू पे ताजरों ने सख्त प्रोटेस्ट की न सिर्फ धमकी दी बल्कि हुकूमत की बातचीत मानने को इनकार कर दिया और ताजरों ने कहा कि कम से कम हमें 10 बजे तक का वक्त दिया जाए ताकि हम अपने कारोबार में देख सकें, क्योंकि पाकिस्तान में एक रूटीन बन चुकी है कि लोग 12 बजे के बाद सो के उठते हैं और फिर वो 1-2 बजे जो बड़ी मार्केटें हैं वो 1-2 बजे के बाद जाके खुलती हैं। तो फिर ताजरों ने कहा कि हमें कम से कम तिजारत करने के लिए, कोई हमें अपना बिजनेस करने के लिए कोई वक्त तो दिया जाए, तो एनर्जी को इशू बनाकर कम से कम हमारे कारोबार का गला न घोंटा जाए। सर, क्या समझते हैं महंगाई इसकी वजह है या फिर ताजर बरादरी मुनाफा नहीं कमा सकते इसलिए वो वक्त मांग रहे हैं हुकूमत से कि उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाए ताकि वो अपने कारोबार पे तवज्जो दे सके, या मुल्की हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ताजर बरादरी भी चाहती है कि कारोबार को ज्यादा टाइम मिले ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रही हैं, क्योंकि मुल्क की जो इकोनॉमी है इस वक्त बहुत से जराइद के मुताबिक और बहुत से जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनके मुताबिक मुल्क की इकोनॉमी जो है ना वो डिफॉल्ट के करीब है और बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और इसलिए पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का इशू है वो एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है और हमारे सियासतदान बदकिस्मती से इस वक्त भी सियासत में मसरूफ हैं और मैं हमारे इस फोरम से सियासतदानों से गुजारिश करूंगा, बल्कि तमाम इदारों से गुजारिश करूंगा कि खुदारा पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को संजीदा ना लिया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और फिर पाकिस्तान का कारोबारी हालात जो हैं वो पहले से बहुत मखदूश हैं। मैं नहीं चाहता कि कम से कम पाकिस्तान इकोनॉमी डिफॉल्ट करने के बाद पाकिस्तान के श्रीलंका जैसे हालात हो जाएं और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह रिवाइव कर जाए कि हमें बहुत सी चीजें जो है ना वो सरेंडर करनी पड़े। सर मुझे यहाँ पे ये बताएं कि एनर्जी क्राइसिस को कैसे पूरा किया जा सकता है? ये भी तो एक बड़ा मसला है ना पाकिस्तान के लिए। इसी एनर्जी क्राइसिस को इशू बना के गवर्नमेंट ने ये अब फैसले लेने शुरू किए हैं कि जो गवर्नमेंट के बहुत से इदारे हैं उनकी टाइमिंग को महदूद कर दिया जाए। बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनकी टाइमिंग ना सिर्फ महदूद की जाए बल्कि पाकिस्तान में जितने भी काम करने वाले जो मुल्क की मईशत का पहिया चलाते हैं उन इंस्टीट्यूट को भी एक लिमिट्स में लेके आया जाए ताकि पाकिस्तान की जो एनर्जी पे फ्यूल जो है वो पाकिस्तान लेने के इस वक्त काबिल नहीं है, तो वो फ्यूल जो है ना वो उसकी चार्जेस पाकिस्तान को ज्यादा डॉलर की सूरत में अदा करने पड़ते हैं और पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर के जो ज़खायर हैं वो 5 अरब समथिंग कुछ रह गए हैं और पाकिस्तान उनमें से भी कुछ पैसे ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से रखे हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में डॉलर्स का क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करने के करीब है। सर, आईएमएफ से जो मुआहदे किए गए उन मुआहदों से कुछ फायदा हुआ मुल्क को या मुल्क को नुकसान हुआ? आयशा, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो मामलात होते हैं जो वो एक ऐसे मामलात हैं क्योंकि आईएमएफ पाकिस्तान पे अब कड़ी से कड़ी शराइत लगाता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? और पाकिस्तान उन शराइत को, उसकी वजह ये है कि मेरे नजदीक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और हर कोई दूसरे की टांग खींचने के लिए आगे को बढ़ रहा है। जैसे ही वो लोग अपने आप को पॉलिटिकली तौर पे बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो तेजी से कोलैप्स करती जा रही है और ये न सिर्फ पाकिस्तान की इदारों के लिए बल्कि पाकिस्तान के रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। अच्छा, क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इसके जिम्मेदार है या जो हुकूमत कर चुके हैं वो जिम्मेदार है या ये सारी सियासी पार्टी जिम्मेदार है हमारे मुल्क को इस दोराहे पर लाने के? इस सिलसिले में मैं आयशा ये कहूंगा कि जो भी आता है वो अपने आप को बहुत अच्छा और वो समझता है, वो लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई मैं अगर ना हूं तो पाकिस्तान तो चल ही नहीं सकता और मैं मुल्क का सबसे अच्छा और दयानतदार आदमी हूं। तो बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी पार्टीज में इस कदर तबले जंग बजा हुआ है और इस कदर
तेज मतभेड़ चल रही है कि उस मतभेड़ में पाकिस्तान की जो आम आवाम है, जो बेचारे रोजमर्रा का काम करके अपने घर का पहिया चलाते हैं, जो रोजमर्रा काम करके अपने घर का बजट वो चलाते हैं, वो दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूर तबका पिस रहा है। बड़े लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीनी अगर 1000 रुपए पर केजी हो जाए तो बड़े लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अगर फर्क पड़ता है तो एक आम आदमी को पड़ता है, जो पता नहीं किस तरह अपने 4 बच्चों को, 2 बच्चों को, 5 बच्चों को, 10 बच्चों को वो किस तरह सरवाइव करता है और अपने घर का किस तरह वो खर्चात पूरे करता है। तो ये चीजें पाकिस्तान की आवाम में न सिर्फ मायूसी पैदा कर रही है बल्कि उनके गुस्से, उनके इस्तराब को मजीद बढ़ाती चली जा रही है। और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कि इन चीजों से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाए। क्या समझते हैं कि सियासतदानों को इस बारे में सोचना चाहिए, या उनका लालच इस कदर बढ़ चुका है कि वो आवाम का नहीं सोच रहे, सिर्फ सीट के लालच में आपस में उन्होंने लड़ाई झगड़े जो है ना मुल्क को अखाड़ा बना के रख दिया है? जी बिल्कुल, आपकी ये बात मैं बिल्कुल बजा समझूंगा। असल में पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जिन पे बहुत कुछ सोचने की और समझने की जरूरत है। हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, जो इदारे हैं, जो हमारी मईशत को लेके चल रहे हैं, हमारे लोगों के बारे में जो बातचीत होती है, जो पल्स आती हैं, जो फीडबैक आता है, उन पे प्लीज खुदा के लिए अच्छी तरह से सोचें ताकि ये आपस के मतभेड़ में कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हम पाकिस्तान में कोई गरीबों का नुकसान कर बैठे, पाकिस्तान की गरीब अवाम का नुकसान कर बैठे और जिससे अवाम का गुस्सा अरूज पे आ जाए और मुल्क में श्रीलंका से भी बदतर हालात पैदा हो जाए। सर, मैं मौजू से हटकर एक बात करना चाहूंगी। आजकल जो वीडियोस और ये ऑडियो के जो लिंक्स चल रहे हैं कि वायरल हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि सियासत एक किस्म का एक दूसरे की किरदार कुशी होना शुरू हो गई है, या सियासत नहीं रही, सिर्फ एक दूसरे के करैक्टर सर्टिफिकेट्स फ्राहम करने में मसरूफ हो गए? जी तो बिल्कुल, सारी पार्टीज एक दूसरे को वो उनकी किरदार कुशी करती हैं कि फलां की फलां वीडियो निकल आई, फलां की फलां वीडियो निकल आई। मैं आप नाम तो नहीं ले सकती। एक्चुअली आयशा, बात यह है कि ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। वो लोग जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दी है और जो हमारे मुल्क के फैसला करने वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए तो था कि गरीब आवाम के लिए कुछ करते, लेकिन उन्होंने अपना तुर्रा बुलंद करने के लिए ये ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स और बल्कि एक और स्कैंडल जो तोशा खाना की सूरत में कि जैसे मुल्क की मईशत या मुल्क की जो मुल्क में बिगाड़ आया है उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ तोशा खाना केस से मुंसलिक है। अगर ये ना घड़ी बिकती तो शायद ये मुल्क आज इस दहाने पे ना होता। लेकिन खुदा के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि संजीदगी से सोचें, गरीब आवाम के लिए सोचें। कहीं ऐसा ना हो कि ये गरीब आवाम उठ खड़े हो, और अगर ये उठ खड़े हुए तो फिर किसी की खैर नहीं है इस दुनिया में। मुझे तो लगता है कि आजकल सियासत कम और मोहल्लेदारी ज्यादा शुरू कर दी है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है। बस ये करैक्टर असैसिनेशन जो है ना, करैक्टर असैसिनेशन इस मुल्क में ऐसा शुरू हुई है कि ये मुल्क का जो है ना, जो असल इश्यूज थे उनकी तरफ सोचने की बजाय सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना या किरदार कुशी करना। हालांकि ये सोचना चाहिए कि हर किसी के घर में माँ बहनें बीवी बच्चे मौजूद हैं, तो अगर उनकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाएगी तो इनको कैसा लगेगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सियासत इस दहाने पे आ चुकी है कि वो ना उन्हें माँ की इज्जत का ख्याल रहा है, ना उन्हें बच्चों की इज्जत का ख्याल रहा है, ना बहनों की इज्जत का ख्याल रहा है। बस वो किसी तरीके से एक दूसरे को जेर करने के चक्कर में रह गए। मुल्की मसाइल की तरफ सोचा नहीं जा रहा कि हमारी अवाम क्या चाहती है हमसे, बस उनको अपने किरदार कुशी करने का पड़ा हुआ है। कि ये बताएं कि अब जो ताजरान बरादरान की जो डिमांड्स हैं वो क्या है, क्या चाहते हैं वो? असल में ताजर बरादरी चाहती है, देखें इस मुल्क में शुरू से जो सिलसिला चल रहा है, जो अलमिया है, वो कुछ यूं है कि यहाँ पे हमारे मुल्क में क्लासेस बन चुकी हैं। एक एलीट क्लास है, एक फर्स्ट क्लास है, कोई हाई स्टैंडर्ड क्लास है, कोई लग्जरी क्लास है। तो वो लोग, वो कम्युनिटी दूसरों को तो देखना ही पसंद नहीं करती, वो दूसरों को देखना ही पसंद नहीं करती। जबकि ताजर बरादरी कहती है कि हमारे और हुकूमत के दरमियान ऐसे मामला तय हों कि अगर अपने आप को सरेंडर करते हैं या हम कंप्रोमाइज करते हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत भी सरेंडर करे, क्योंकि हुकूमत तो अपनी अयाशियों में उसी तरह मसरूफ है। अब देखिए इस वक्त हमारे कम से कम 80 से 90 के दरमियान काबीना के मेंबर्स हैं और वो इतना प्रोटोकॉल लेते हैं, उन पे एनर्जी क्राइसिस नहीं खर्च होता। और एक बंदा अगर मुशीर भी जा रहा होता है तो 10-10 20-20 गाड़ियां उनके आगे पीछे जा रही हैं। तो ये आम आदमी जब देखते हैं ये चीजें, तो वो एक तरफ तो वो एक आदमी को बेचारे को अपने घर में बूढ़ा बाप है, बीमार है, उसकी मेडिसिन लेने के पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ इस मुल्क की जो मईशत है, इस मुल्क के जो खजाने हैं, ज़कायर हैं, उनको इतनी बेदर्दी से खर्च किया जा रहा है कि फलां मेरे हक में बात करे तो उसको इतने करोड़ दे दें, फलां हमारे लिए ये कर दे तो उसको इतने करोड़ दे दिए जाएं। तो वो जो गरीब है वो बेचारे आखिर जाएं तो जाएं कहां पे? जी सर साहब, बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
जी तो नाज़ उम्मीद करती हूँ आपको आज का हॉट टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। इसी तरह हॉट टॉपिक लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Subscribe Gulf Pakistan.